Hello students, welcome back. Today in this video, we will discuss about the problems during collectivization. पिछले वीडियो में हमने स्टालिनिज्म को समझा, कलेक्टिवाइजेशन को देखा और फिर हमने देखा कि कलेक्टिवाइजेशन के लिए रीजंस क्या थे, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कलेक्टिवाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की, कैसे फूड स्कार्सिटी की सिचुएशन हुई, स्टालिन ने हर संभव प्रयास किया और फाइनली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को मिला करके एक लार्ज फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और इंडस्ट्रीज की बेसिस पर वहां पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाएं तो इस फूड स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उससे हमें इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि क्या सभी लोग जो स्मॉल फार्मर्स थे दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, क्या उन्हें ये कलेक्टिवाइजेशन की जो प्रैक्टिस स्टालिन इंट्रोड्यूस करना चाहते थे पसंद थी, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। फ्रॉम 1929 peasants were forced to cultivate in collective forms kolkhoz and then profit was shared. वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इस पर सरकार ने उनकी मर्जी पूछी ही नहीं। 29 आते आते उन्हें अंडर प्रेशर उन्हें फोर्सली ये कह दिया गया कि आपको कलेक्टिव फार्म्स में ही एग्रीकल्चर करना है, वहीं कल्टीवेशन करना है, आप मिल करके उस पर ग्रो करेंगे और फिर जो प्रॉफिट होगी वो इक्वली सब में या एज पर नीड सब में शेयर हो जाएगी। एनरेग्ड पीजेंट्स, इस सरकार के नियम से जो पीजेंट्स थे उनके अंदर आक्रोश था, आवश्यकता से ज्यादा क्रोध था। तो जो एनरेग्ड पीजेंट्स थे दे रेसिस्टेड द अथॉरिटीज, उन्होंने अथॉरिटीज के खिलाफ रेसिस्टेंस दिखाया, उनका विरोध किया एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, और अपने ही खेत को अपने ही कैटल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी ही जमीन है और उन्हें फ्रीली उसको कल्टीवेट करने का अधिकार नहीं है, उनके एनिमल्स हैं, उनके कैटल्स हैं, वो फ्रीली अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेस में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अंडर स्टेट कंट्रोल वर्क करेंगे। तो ये चीज उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ना हमारे पास कोई चीज होगी और ना ही सरकार उस पर अपनी डोमिनेंस शो करेगी। तो इस रीजन से उन्होंने क्या किया, अपनी लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है, जब इन्होंने अपना ऐसा व्यू दिखाया तो सरकार की तरफ से भी तो कुछ रिएक्शन आएगा, क्योंकि सरकार ने अंडर प्रेशर इसको इम्प्लीमेंट किया था। स्टालिन को कहीं ना कहीं से ये लगता था कि जो कलेक्टिवाइजेशन है ये फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। तो दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड, जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को अपोज किया, उसका विरोध किया, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उन्हें बहुत ही ज्यादा कड़ी पनिशमेंट दी गई। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, और कुछ को तो फोर्सली एकदम प्रेशर दे दिया गया कि तुम्हें देश छोड़ना है और कुछ को ये कह दिया गया कि तुम अब इस देश में आगे नहीं रह सकते हो, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। रशियन पीजेंट्स वर नेचुरल सोशलिस्ट, देन व्हाई दे अपोज्ड। अगर आप सारे वीडियोस को वन बाय वन आपने अगर देखा है, केयरफुली समझा है, तो आपको ये चीज़ याद होगी कि रशियन पीजेंट्स तो खुद ऐसा काम करते थे। कंट्री साइड सोसाइटी जब हमने रशिया की पढ़ी थी जिस वीडियो में, हमने उसमें डिस्कस किया था इस बात को कि रशियन पीजेंट्स तो खुद कलेक्टिव फॉर्म में एग्रीकल्चर करते थे और फिर शेयर कर लेते थे प्रॉफिट को एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका जितना जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता था अकॉर्डिंगली प्रॉफिट शेयर हो जाती थी। तो जब ये ऐसा करते थे और इसी वजह से इन्हें नेचुरल सोशलिस्ट भी कहा जाता था, तो फिर इन्होंने इस कलेक्टिवाइजेशन का विरोध क्यों किया? इसका विरोध उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये जो काम सरकार करा रही थी वो अंडर प्रेशर करा रही थी, और जो वो खुद किया करते थे कम्यून में, जो अपनी खेती करते थे जो ग्रुप बना करके, वो अपनी विलिंगनेस से करते थे, अपनी इच्छा से करते थे, जिसके साथ उनकी इच्छा होती थी, जिन फार्मर्स के साथ उनका अपना पर्सनल रिलेशन अच्छा होता था वो उनके साथ मिलकर करते थे। वो बाउंड नहीं थे कि जिनको वो ना पसंद करते हो वो भी उनके साथ कम्यून बना लेगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ने ऐसी कोई चॉइस ही नहीं रखी थी, सभी की जमीन ले ली जाएगी
और फिर एक साथ कलेक्टिव वे में काम होगा। तो इस वजह से इस मतलब जो सरकार की जो पॉलिसी थी वो कहीं से बुरी नहीं थी, लेकिन जो सरकार का रिप्रेसिव मेजर था ना, जो अंडर प्रेशर जबरदस्ती कराने वाला, ये किसानों के अंदर जो है विद्रोह की भावना को जन्म दे रहा था। इस वजह से जो है रशियन पीजेंट्स वो स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा चलो, स्टालिन ने तो जबरदस्ती ये करा लिया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिड द सिचुएशन इम्प्रूव्ड आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन? पहला स्टेप स्टालिन ने क्या लिया था कि पार्टी मेंबर्स जो थे वो टूर कर रहे थे, कुलक्स के यहाँ रेड डाली गई और स्टालिन को शक था कि ये लोग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, होर्डिंग्स करके रखे हैं, कालाबाजारी करेंगे। वहां स्टालिन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया डेवलप किया। तो पहले जो स्टेप्स लिए स्टालिन ने, फूड स्कार्सिटी की स्थिति तब भी वैसी ही बनी हुई थी। अब जब कलेक्टिवाइजेशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो क्या स्थिति में सुधार आया? फूड स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम थी क्या वो ओवरकम हो पाई? नो, अभी भी फूड स्कार्सिटी की जो समस्या थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। क्यों, क्या रीजन था? आइए देखते हैं। In spite of collectivization, production did not increase immediately. ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमने सारी जमीन मिलाकर एक की और कल हमारा प्रोडक्शन एकदम बम्पर प्रोडक्शन हो गया, हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए। इट टेक्स टाइम, कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें समय लगता है। लेकिन यहाँ पर स्टालिन के इस डिसीजन में नेचर ने भी अपना कंसेंट नहीं दिया। नेचर भी स्टालिन के खिलाफ हो गया। कैसे? बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी, बैड हार्वेस्ट वाज देयर 1930 से 33 के बीच में। डिवास्टेटिंग फेमाइन हुआ जिसमें करीब करीब 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोगों की जान चली गई। फेमाइन क्या होता है? ड्रॉट और फेमाइन, ये दो टर्म आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो वो ड्रॉट कंडीशन को जन्म देती है, जिसे हम सूखा कहते हैं। एंड इफ ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देन इट कन्वर्ट्स इनटू फेमाइन, अकाल की स्थिति हो जाती है, लैक ऑफ फूड हो जाता है, अनाज की कमी हो जाती है, अकाल की स्थिति होती है। तो वो स्थिति से रशिया जूझ रहा था। अब कलेक्टिवाइजेशन में तो लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, स्टालिन ने जबरदस्ती किया था। अब नेचुरल कैलामिटी की भी मार पड़ गई। अब इससे क्या हुआ? ड्यू टू ऑल दिस देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन। लोगों ने कहा कि ये कौन सी प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं स्टालिन, ये कौन से कलेक्टिवाइजेशन की बात कर रहे हैं स्टालिन। गरीब आदमी जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर किसी तरह से 2 स्क्वायर मील्स को अरेंज कर लेता था, और ये टोटल चीजें चेंज कर रहे हैं, टोटल प्रैक्टिस चेंज कर रहे हैं, कुलक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कितना डिफिकल्ट कर दे रहा है आम आदमी के जीवन को। अब देखिए, सच क्रिटिक्स वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब जो लोग कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे, स्टालिन ने कंसीडर किया, उन पर चार्जेस लगाए कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। किसके खिलाफ? अगेंस्ट सोशलिज्म। ये सोशलिज्म के दुश्मन हैं। विरोध एक्चुअल में किसका हो रहा है? सोशलिज्म का विरोध नहीं हो रहा है। स्टालिन जो इतने रिप्रेसिव वे में अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रहे हैं, विरोध उसका हो रहा है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करिए, रॉबेस्पियर के साथ क्या प्रॉब्लम थी? बहुत अच्छा था, वो वर्किंग क्लास के लिए काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे रॉबेस्पियर के मन में क्या बात आ गई थी? जो रॉबेस्पियर का विरोधी है वो रिपब्लिकन का विरोधी है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का विरोधी है। रॉबेस्पियर ने ये मान लिया कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और रॉबेस्पियर सेम पर्सनैलिटी, और इसीलिए जब उसके खुद के फ्रेंड दांते ने उसका विरोध किया तो उसने उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया। और फाइनली क्या हुआ? रिंग ऑफ टेरर खत्म कर दिया ना लोगों ने 1794 में। रॉबेस्पियर वाज आल्सो किल्ड, ही वाज आल्सो ग्लिटन्ड। सेम यही सिचुएशन यहाँ स्टालिन की थी। स्टालिन को लगा कि जो हमारा विरोध कर रहा है वो सोशलिज्म का विरोधी है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स। 2 मिलियन मतलब कम से कम 20 लाख लोगों को उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया या लेबर कैंप्स में डाल दिया कि ये लोग विरोधी हैं, ये सोशलिज्म नहीं चाहते हैं रशिया में, ये कहीं ना कहीं से जार के सपोर्टर्स हैं, ये वाइट्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये हमारे कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। मैनी वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस। बहुत सारे ऊपर तो ऐसा दबाव बनाया गया कि झूठी उनसे मतलब उनको कन्फेस करना पड़ा, झूठ में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ दे वर द सपोर्टर्स ऑफ
जार एंड दे वर द इन अगेंस्ट ऑफ द सोशलिज्म, जबरदस्ती उनको धमका करके, डरा करके, और जब उनका फॉल्स कन्फेशन हो गया तब इनके लिए रास्ता और साफ हो गया अपने एनिमीज को खत्म करने का। देन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या करते थे, उनको मार डालते थे। चूंकि उसने खुद कन्फेस कर लिया, इनके पास प्रूफ हो जाता था, तो ऐसे लोगों को एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी टास्क था। और जो लोग एग्जीक्यूट किए जा रहे थे उसमें टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे, जो कि अगर सरवाइव करते तो क्या पता रशियन इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करती। स्टालिन अगर उनको स्पेस देते, अगर उनको रूम देते, अलाउ करते उन्हें, तो जो ये स्कार्सिटी थी उसके दूसरे और भी तो रास्ते हो सकते थे। वो देश कैसे सरवाइव करते हैं जहां पर सोशलिज्म नहीं है, या इतना स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिवाइजेशन को नहीं प्रमोट कर रही है। जीते तो वहां के लोग भी हैं, लेकिन यहां पर स्टालिन ने टोटल विद हैवी हैंड्स जो क्रिटिक्स थे उनको सप्रेस कर दिया। क्रिटिक्स कौन होते हैं? द वन हु क्रिटिसाइजेस, जो आपकी समालोचना करता है, जो आपकी अच्छाई और बुराई से आपको अवगत कराता है। वो अच्छाई भी उतनी ही अच्छे से बताता है जितने अच्छे से आपकी कमियों को, आपके ड्रॉबैक्स को वो बताता है, आपके सामने रखता है। वो क्रिटिक्स होता है। और इन क्रिटिक्स के ऊपर ही स्टालिन ने चार्ज लगा दिया। कहने का मतलब कि स्टालिन भी उसी ढर्रे पर चल रहे थे कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो किसी तरीके का ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं करती है। So this was all about the problems during collectivization. Now in our next video we will discuss the last topic of our chapter, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Thank you.